हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको पुअर्टी के विषय में बताया था, गरीबी के संदर्भ में कि गरीबी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। साथ ही साथ हमने गरीबी के कारण के विषय में बताया था, उसके रेमेडीज के संबंध में। ये सारे जो टॉपिक्स थे आपको कवर करा दिए गए थे। आज जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम है रीजनल इम्बैलेंस, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय असंतुलन। तो आज हम देखेंगे कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है या किसे कहते हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय असंतुलन कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ इनके कारणों के बारे में। कारण के साथ साथ अगर हम बात करें कि इनके निवारण क्या है, इनको दूर कैसे किया जा सकता है, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके प्रभाव क्या होते हैं। तो अगर हम खासकर एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो एग्जाम में सिर्फ आपसे इतना पूछा जाता है कि क्षेत्रीय असंतुलन किसे कहते हैं और इसके प्रमुख कारण बताइए, इसके क्या क्या प्रमुख कारण है। तो आइए जानते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है या किसे कहते हैं। अगर हम रीजनल इम्बैलेंस या क्षेत्रीय असंतुलन के विषय में बात करें तो जब कभी भी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, अन्य कंट्री या अन्य स्टेट की अपेक्षा उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो विकास होता है, वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होता है। तो ऐसी दशा में उसे हम कहते हैं रीजनल इम्बैलेंस। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इंडिया का कंपैरिजन चाइना से कर दिया जाए तो चाइना के ग्रोथ के मुकाबले दोनों हम बात करें तो दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मायने की बात करें या डेवलपमेंट के क्षेत्र की बात करें तो वहां पे चाइना आगे दिखता है और अपेक्षाकृत भारत कहीं ना कहीं कम होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने पर्टिकुलर कंट्री की, अगर हम बात करें गुजरात की, साथ ही साथ अगर इसे कंपेरिजन में लेके आए बिहार को, तो अगर हम गुजरात और बिहार का कंपेरिजन करते हैं तो गुजरात के मुकाबले बिहार कहीं ना कहीं गरीब राज्य माना जाता है। तो यहाँ पे गरीब इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो विकास है, इसकी जो विकास का जो प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं गुजरात के विकास के प्रतिशत से क्या है, कम है। तो किसी एक पर्टिकुलर राज्य, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का बहुत अत्यधिक विकास हो जाना और किसी क्षेत्र का विकास कम होना, ये क्या कहलाता है, क्षेत्रीय असंतुलन। देखिए, सामान्यतः कई इकोनॉमिक्स ने नेशनल इनकम के बेसिस पे या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के इनकम के बेसिस पे क्षेत्रीय असंतुलन की परिभाषा दी है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की नेशनल इनकम अगर कहीं ना कहीं अधिक है तो ऐसी दशा में इंडिया क्या माना जाएगा, एक अच्छी कंट्री मानी जाएगी। अगर हम इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की कंडीशन से इंडिया तो श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर हम इंडिया का कंपैरिजन चाइना से करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं नेशनल इनकम क्या है, इंडिया की कम है चाइना के पीछे। तो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है, रीजनल इम्बैलेंस को, क्षेत्रीय असंतुलन। अगर हम क्षेत्रीय असंतुलन के प्रकार के संदर्भ में बात करें तो क्षेत्रीय असंतुलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। एक होता है आपका नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। देखिए, एक क्षेत्रीय असंतुलन होता है जो प्रकृति के द्वारा कहीं ना कहीं निर्धारित होता है, दूसरा होता है मैन मेड जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। अगर हम प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, किसी एक राज्य में अगर प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक है और किसी अन्य राज्य में बहुत ही कम है, तो कहीं ना कहीं ये जो परिस्थिति बन रही है, ये भी क्या है, रीजनल इम्बैलेंस है। उसे भी हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय असंतुलन। लेकिन इसके पीछे मानव जिम्मेदार नहीं है, ये चीजें नेचर से ही उस राज्य को, उस पर्टिकुलर राज्य को प्राप्त हुई। तो ऐसी दशा में कौन सा होगा,
नेचुरल रीजनल इम्बैलेंस होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड मैन मेड की, तो मैन मेड रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसीज, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में विभिन्न राज्य आते हैं, राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और ऐसी दशा में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर राज्य पे अत्यधिक पैसे खर्च करता है और किसी अन्य राज्य पे कम पैसे खर्च करता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी रीजनल इंबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी कंडीशन में भी क्षेत्रीय असंतुलन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे जो रीजनल इंबैलेंस हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं मानवीय कारण है, मानव के द्वारा ये चीजें हो रही हैं। तो मैन मेड क्या होगा? रीजनल इंबैलेंस होगा। तो हमने आपको रीजनल इंबैलेंस की मीनिंग के संदर्भ जैसा बताया कि किसी एक क्षेत्र या किसी एक राज्य की बात करें का अत्यधिक विकास हो जाना और दूसरे अन्य राज्य या दूसरे अन्य क्षेत्र का पीछे छूट जाना ही किस स्थिति को दर्शाता है? क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति को। क्लियर है? उसके हमने बताया दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है आपका मैन मेड, मानव द्वारा निर्मित। नेचुरल में हमें ध्यान रखना है कि ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारणों से यहाँ पे रीजनल इंबैलेंस राइज होता है, उत्पन्न होता है, यहाँ पे मानव द्वारा रीजनल इंबैलेंस कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, कॉजेज ऑफ रीजनल इंबैलेंस। कॉजेज ऑफ रीजनल इंबैलेंस। अगर हम कॉजेज की बात करें कि क्षेत्रीय असंतुलन के कारण क्या होते हैं, देखिए कारण को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है। कुछ तो आपकी इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं, कुछ आपके नेचुरल होते हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल हो जाते हैं। ठीक है? तो देखिए कुछ आपके आर्थिक कारण होते हैं, कुछ आपके प्राकृतिक कारण होते हैं, साथ ही साथ कुछ आपके राजनीतिक कारण होते हैं। तो हम जानते हैं पहले आर्थिक कारणों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे आर्थिक कारण हैं जो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति हमारे देश में या हमारे समाज में पैदा करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इकोनॉमिक कॉजेज की बात करें, पहला होता है आपका कैपिटल रिसीव्स। देखिए कैपिटल रिसीव्स का मतलब क्या होता है? देखिए कैपिटल रिसीव्स का मतलब होता है कि जो भी पूंजीगत आय, और ये पूंजीगत आय होती क्या है या कहां से प्राप्त होती है? जैसे हम लोग टैक्स पेड करते हैं सरकार को, तो आपको सरकार के लिए कुछ कैपिटल रेवेन्यू होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए सरकार के पास आता है। जैसे सरकार के पास लॉन्ग टर्म रेवेन्यू के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट तमाम तरीके की इंस्टीट्यूशंस चलाती है, वहां से कुछ रेवेन्यूज आते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वहां से पैसे आते हैं। गवर्नमेंट के और भी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वहां से जो पैसे रिसीव होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल रिसीव्स। और किसी भी सरकार के पास जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसे आएंगे वो उतनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसे अपने राज्य या अपने क्षेत्र के विकास पे खर्च कर सकेगी। और जिस पर्टिकुलर रीजन में कैपिटल रिसीव्स ज्यादा आता है, अधिक होता है, उस राज्य का विकास अधिक हो पाता है। जहां पे कैपिटल रिसीव्स कम आता है वहां पे उस क्षेत्र का विकास कम हो पाता है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल रिसीव्स भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द रीजनल इम्बैलेंस। तो अगर हम कॉजेज की बात करेंगे तो पहला कॉज है आपका इकोनॉमिक का। दूसरी बात करें अगर दूसरी तरफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट,
अगर हम सेविंग की बात करें, बचत की बात करें, साथ ही साथ निवेश की बात करें, तो जिस पर्टिकुलर रीजन में सेविंग अधिक होगी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमने बताया था कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी अधिक होगा। सेविंग अगर अधिक होगी, इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, तो निश्चित रूप से हमने जैसे मीनिंग में आपको स्पष्ट है कि कुछ इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के बेसिस पे क्या क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति को दर्शाते हैं। तो ऐसी दशा में सेविंग बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो जिस क्षेत्र में सेविंग और इन्वेस्टमेंट अधिक होते हैं वहां पे नेशनल इनकम लोगों की अधिक होती है, या कह सकते हैं कि वहां पे जो राष्ट्रीय आय होती है क्या होती है, अत्यधिक होती है, जिसके कारण उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी इनकम की बात करें, वो चीजें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अधिक होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ाई जा सकेगी। और दूसरी तरफ जहां पे सेविंग कम होगा, जिस क्षेत्र में सेविंग कम होगा वहां पे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम होगा, और वो क्षेत्र क्या होंगे, पीछे छूट जाएंगे। तो जैसे हमने बात की थी अभी भी कुछ समय पहले गुजरात और बिहार की कंपेरिजन की, तो गुजरात के दृष्टिकोण से देखिए गुजरात में सेविंग भी अधिक है, इन्वेस्टमेंट भी क्या है, वहां पे अधिक है। और वहां पे सेविंग ज्यादा होने के कारण क्या है कि वहां पे लोगों की इनकम ज्यादा है, वहां पे जो बेरोजगारी दर है बहुत कम है। तो देखिए अगर इनकम अधिक होगी तो सेविंग अधिक होगा, और सेविंग अधिक होगा तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट होगा। थर्ड की बात करें तो ट्रेंड्स ऑफ कंजप्शन। ट्रेंड्स ऑफ कंजप्शन, देखिए कंजप्शन की बात करें, उपभोग की बात करें, तो जिस क्षेत्र में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बहुत अधिक होगी वहां पे उपभोग भी ज्यादा होगा। और अगर आप कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं या कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं और आपकी उपभोग ज्यादा है तो कभी भी आप सरप्लस में नहीं जा सकते, आपके पास एक्सेस वस्तुएं नहीं होगी जिसको आप एक्सपोर्ट कर सके या अन्य माध्यम से आप अपने आय को बढ़ा सके। तो देखिए जिन क्षेत्रों में कंजप्शन अधिक होता है उन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, वो क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं विकास की रास्ते में, और जो अपने कंजप्शन को कम रखते हैं कहीं ना कहीं वहां पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर रीजन तेजी से विकास कर पाता है। तो ट्रेंड्स ऑफ कंजप्शन भी कहीं ना कहीं क्या होता है, क्षेत्रीय असंतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है, अगर बात करें भारत की तो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है जहां पे 22 से 23 करोड़ के आसपास आबादी है, और ऐसी दशा में यहाँ पे कंजप्शन लेवल अधिक है। इसीलिए अगर हम देखें अन्य राज्यों की अपेक्षा तो हम विकास के रास्ते में काफी पीछे नजर आते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन अभी निश्चित रूप से सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो ट्रेंड्स ऑफ कंजप्शन भी कहीं ना कहीं क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रीजनल इंबैलेंस के लिए। अगर हम नेचुरल की बात करें, नेचुरल चीजों में क्या होता है, जैसे आपकी बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में संसाधन कितने। देखिए अगर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होंगी, वो राज्य से नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब किससे होता है, जैसे आपके रीजन में कोयले की खदानें हैं, कोयला जो होता है क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स में आता है। जल की उचित व्यवस्था है तो किसमें आता है, नेचुरल में। कहीं पे किसी भी पर्टिकुलर राज्य में अगर कुछ बॉक्साइट या कुछ आयरन जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं तो ये सारी चीज नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। और इसका अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा, इसका अगर अनुकूलतम उपयोग किया जाएगा तो राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो देखिए नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उस कारण से भी क्या होता है, रीजनल इंबैलेंस आता है, क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति बन पाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लेक ऑफ पावर, देखिए किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर शक्ति उचित मात्रा में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं होगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। अगर हम शक्ति के संदर्भ में बात करें तो सबसे तात्पर्य उस पर्टिकुलर एलिमेंट से है जिसके माध्यम से किसी भी प्लांट एंड मशीनरी
किसी भी कल कारखानों को गतिमान अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे खासकर बात करें इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत ऊर्जा की, बात करें कोल, कोयले की, फिर सौर ऊर्जा की बात करें, जनरेटर्स की बात करें, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? पावर के अंतर्गत आती है, जो पावर जनरेट करती है। और इसी के माध्यम से किसी भी कल कारखानों को चलाया जा सकता है। अगर वहां पे पावर की उचित व्यवस्था नहीं होगी, पावर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा? कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें लेक ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए अगर रॉ मटेरियल का अभाव है, कच्चे माल आपको आसानी से नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो ऐसी दशा में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ऐसी दशा में भी कहीं ना कहीं विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आप चाहते हैं कि आपकी पर्टिकुलर रीजन का विकास तेज हो, तो उसके लिए उचित मात्रा में कच्चे माल होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर उद्योग के लिए या आपके पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए ये सारी चीजें समस्याएं बनती हैं। तो देखिए किसी क्षेत्र में क्या होता है कि रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो उस क्षेत्र की अगर हम बात करें, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट क्या होता है? तेजी से होता है। जहां पे अभाव होता है, ज्यादा से ज्यादा अभाव होता है, तो उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं विकास पीछे छूट जाता है। तो जिसके कारण से क्या होता है? क्षेत्रीय असंतुलन का जन्म होता है। तो देखिए कुछ नेचुरल कॉजेस थे आपके। इसके साथ अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, राजनीतिक कारणों की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारणों के बारे में। अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक जो अस्थिरता होती है, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? क्षेत्रीय असंतुलन के लिए। अगर हम क्षेत्रीय असंतुलन की बात करें तो वहां पे राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भी आप बातचीत करेंगे तो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है, राजनीतिक स्थिरता होना जरूरी है। अब देखिए राजनीतिक स्थिरता होने से किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास में तेजी आती है, लेकिन अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो वहां पे विकास क्या होता है? बाधित होता है। जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ हर एक 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है। तो जैसे ही अभी कुछ समय पहले सपा सरकार थी, तो बस के जो कलर थे वो ग्रीन में हो गए थे, रेड में हो गए थे। उसके बाद हमारे योगी जी आए हैं तो बस का कलर चेंज हो गया है। तो इसकी विचारधारा की लड़ाई के साथ साथ ये जो लड़ाई चलती, आपसी जो अंतर्द्वंद है, ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है? कई सारी एलिमेंट्स को, कई सारे ऐसे बिजनेस से संबंधित फैक्टर्स को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की, अगर एक ही सरकार रहती है तो सरकार अपने प्लान एंड पॉलिसीज के साथ साथ कंटिन्यू आगे बढ़ती है, लेकिन अगर सरकारें चेंज होती है तो उससे कहीं ना कहीं व्यवसाय के संदर्भ में जो प्लान एंड पॉलिसीज बनाई गई थी उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास क्या होता है? क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं रीजनल इंबैलेंस के लिए जिम्मेदार है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां पे एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से एक ही सरकार है। अभी बीच में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार चेंज हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, वापस फिर बीजेपी की आ गई। इससे पहले की अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी थे और वापस वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। गुजरात की बात करें तो गुजरात में निरंतर 15 से 20 सालों से लगातार बीजेपी की गवर्नेंस है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जो लगातार यहाँ पे क्या होती है? सरकारें चेंज होती है, जिसका नकारात्मक इंपैक्ट हमारे व्यवसाय पे देखने को मिलता है। अब देखिए साथ ही साथ अगर हम बात करें, फर्स्ट हमने जैसे बताया आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं गवर्नमेंट आइडियोलॉजी। लॉजिक, अब सरकार की जो विचारधारा है वो भी कहीं ना कहीं क्या करती है? रीजनल इंबैलेंस को जन्म देती है, क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म देती है। सरकार
किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को टारगेट करती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को अगर टारगेट करती है, तो निश्चित रूप से उस स्टेट का, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, और अन्य प्रदेशों पर अगर ध्यान नहीं देती तो उसका विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है और विकास की राह में पीछे छूट जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, क्षेत्रीय असंतुलन का कारण बनता है। अब देखिए साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो प्लानिंग पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जैसे खासकर रिलैक्सेशन को लेकर के, कि कहीं पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स जो रेट है उस पर छूट देती है कुछ स्पेसिफिक रीजन में। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में जो क्षेत्र पिछड़े हुए, जो क्षेत्र व्यवसाय के दृष्टिकोण से सही नहीं होते हैं, वहां पे सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में छूट देती है ताकि व्यवसाय लगाया जा सके। सरकारें प्रयास करती है, फिर भी कहीं ना कहीं लोग उस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ाते, जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन का जन्म होता है। तो देखिए रिलैक्सेशन को लेकर के सरकार को और भी प्लानिंग पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि रीजनल इंबैलेंस की स्थिति ना बन सके, लेकिन सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हम देखते हैं कि हमारे 28 प्रदेश की अगर हम बात करें, जो हमारे प्रदेश अभी करंट में है, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे साउथ के जो भी आपके पर्टिकुलर स्टेट है, चाहे हम केरल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो ये क्षेत्र डेवलप नजर आते हैं। गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहीं पे अगर हम बिहार की बात कर लें, जितने हम उत्तर भारत की तरफ आएंगे, बिहार की बात करेंगे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो क्षेत्र काफी पिछड़े नजर आते हैं। तो जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति हमें नजर आती है। तो आपके क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, अगर इसके प्रभाव की बात करें, तो कई सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। लगातार राष्ट्रीय आय में क्या होती है, कमी होती है, पर कैपिटा इनकम लोगों का कम हो जाता है, और पर कैपिटा इनकम अगर कम हो रहा है तो निश्चित रूप से उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, डाउन होगा, उनकी जो रहन सहन के तरीके हैं वो डाउन होंगे। तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं लोगों के जनजीवन पे पड़ते हैं। अगर साथ ही साथ इनकी रेमेडीज के बारे में बात करें, तो जो हमने कारण बताया है इसको कहीं ना कहीं दूर करने का अगर प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से रीजनल इंबैलेंस की जो स्थिति है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।